नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की अपनी अहमियत है और यहां से इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है और उनके सामने बीजेपी के ही प्रहलाद गुंजल, जो अब कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में लोकसभा के चुनावी मैदान में है। चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार बीजेपी के भीतर ही चुनाव हो रहा है। बीजेपी के दो दिग्गज आमने सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस परिवार से नाता तो प्रहलाद गुंजल का अब हुआ है। यानी कि बीजेपी का कैडर दो टुकड़ों में क्या बंटेगा, उन दो टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, प्रहलाद गुंजल कितना वोट बैंक अपनी तरफ ले पाएंगे बीजेपी का जो है वो, और कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के साथ वो ओम बिरला को कितनी चुनौती दे पाएंगे। ये सवाल है इस हॉट सीट पर, जिसका जवाब पूरे देश को इंतजार है। लोकसभा चुनाव में मतदाता तय करेंगे कि किसकी किस्मत में सांसद बनकर लोकसभा पहुंचना है। लेकिन इस वक्त जो सवाल है उनका जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हितेंद्र शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के, अनूप ठाकुर कांग्रेस पार्टी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, मुनेश अरोड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार, पुरुषोत्तम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार कोटा से, ओम कटारा जी वरिष्ठ पत्रकार कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम कटारा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या इस वक्त की जो स्थिति है, दोनों कैंडिडेट आपके सामने हैं, बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनमें इस वक्त आज की तारीख में किसका पलड़ा भारी है? हेलो। हाँ ओम कटारा जी बोलिए। देखिए, ये जो है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र मौजूदा वक्त में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, और 8 में से 4 कांग्रेस के पास हैं और 4 बीजेपी के पास। तो इस हिसाब से देखें, विधानसभा के हिसाब से तो पलड़ा बराबर है। लेकिन जो जमीनी स्तर पे देखा जाए तो माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव प्रहलाद गुंजल के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने से वाकई रोमांचक हो गया है और संघर्ष भी रोमांचक रहेगा। लेकिन जीत हार का जब कुछ सवाल है तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला का पावर तो बड़ा ही है। मतलब पावर बनने के साथ ही उनकी जो जमीनी पकड़ है ये और अधिक हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष रहने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी संभालने में काफी वक्त जाया होने के बावजूद उन्होंने इस कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से जमीनी पकड़ छोड़ी नहीं। लगातार वे दौरे करते रहे, गांव में जाना पूरे लोकसभा क्षेत्र में, और कार्यकर्ताओं में का हौसला अफजाई करना। इसके अलावा और कई योजनाएं जो भी है, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि एयरपोर्ट का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, कोटा में एयरपोर्ट का, जिसको फॉलो करते आ रहे हैं ओम बिरला भी। लेकिन एयरपोर्ट का काम जरूर चल रहा है, गति कुछ आगे बढ़ रही है, विकसित हो रहा है मामला कि एयरपोर्ट कोटा में आने वाला है। लेकिन ये हवा ऐसा है, फिलहाल तो काम तो चल रहा है, लाइनों का शिफ्टिंग हो गया, जमीन मिल गई, सारी चीजें हैं, लेकिन एयरपोर्ट भी बड़ा मुद्दा है। हालांकि एयरपोर्ट जो है अभिजात वर्गीय से रिलेटेड रखता है, लेकिन फिर भी कोटा क्योंकि एजुकेशन हब है, और एजुकेशन हब होने के कारण और व्यापार का उद्योग भी यहाँ पर काफी प्रचुर मात्रा में उद्योगों की भी काफी फैलाव है। तो इस दृष्टि से एयरपोर्ट महत्वपूर्ण है जी। तो एयरपोर्ट का मुद्दा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि बन पाएगा, और उससे वोटर पर उसका असर कितना आप देखते हैं? देखिए, हम एयरपोर्ट को इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं मान सकते कि जो बम्पर वोट मतलब झोली में डाल देगा। कोटा शहर का मुद्दा है, कोटा शहर के अलावा फिर ग्रामीण भी ये सारी चीजें हैं। तो एयरपोर्ट इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना माना जा रहा है। मेन मुद्दा तो यह है कि प्रहलाद गुंजल जिस तरह बीजेपी के छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और वो बीजेपी के ऐसे वर्चस्व वाले नेता भी रहे हैं, तो वे कितना इसको
पकड़, जो उनके वोट है, जो वोट बैंक है इस क्षेत्र का, उसको कितना क्या अपनी तरफ खींच पाएंगे, ये बड़ा मुद्दा है। मेन बात तो ये है। अब सवाल ये जी है, प्रहलाद गुंजल के साथ बीजेपी का जो बड़ा कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, 2 बार विधायक रह चुके हो, एक बार रामगंज मंडी से और एक बार कोटा उत्तर से। उन्होंने जो यहाँ के सबसे पावरफुल मिनिस्टर रहे कांग्रेस सरकार में, शांति धारीवाल, एक बार उनको हराया था। और इस बार बड़ी कड़ी टक्कर में वो सिर्फ महज 2000 वोटों से जीते थे, जबकि शांति धारीवाल ने यहाँ पर 5000 करोड़ की विकास कार्य कराए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रहलाद गुंजल की भी अपनी ताकत अहमियत है। लेकिन क्या वो जो बीजेपी कार्यकर्ता उनका समर्थक रहा है, वो सारा कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ पाएगा, मतलब एक वोटिंग के रूप में, एक वोट के रूप में परिवर्तित हो पाएगा? देखिए, ये बड़ा सवाल है। यही मुझे सबसे लगता बड़ा है सवाल है ओम कटारा जी कि बीजेपी का जो वर्कर है वो कितना अपने साथ ले पाने में सक्षम होते हैं प्रहलाद गुंजल। और इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में क्या आप इस फाड़ को देख पा रहे हैं कि दो तरफ बंट गया है बीजेपी का कार्यकर्ता। ओम बिड़ला से नाराजगी या ओम बिड़ला से खिलाफत करने वाले, मुखालफत करने वाले सीधे तौर पर प्रहलाद गुंजल सामने आए हैं। क्या पार्टी में ऐसे कुछ और चेहरे भी हैं जो दबी जुबान में गुंजल के साथ जा सकते हैं? हाँ जी, वैसे देखा जाए तो ओम बिरला पर जो है परिवारवाद के आरोप भी लगते रहे हैं जनरली। और सही बात तो यह है कि उनका परिवार जो है आज की तारीख में कोटा शहर में तो तमाम सरकारी संस्थाओं पर हावी है, मतलब कब्जे में है सरकारी संस्थाएं, लगभग सारा ही वर्चस्व है उनका। यहाँ तक कि जो कोटा की एकमात्र सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था है भारत हिंदू समिति, उस पर भी बिरला जी के परिवार का ही कब्जा है। तो ये जो चीजें हैं ये चर्चा में है, और ये चर्चा में न सिर्फ मतलब विरोधियों की जुबान पर है, बल्कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, मैंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की कोशिश की, जिसमें आरएसएस लॉबी भी शामिल है। तो वे भी इस बात को लेकर के मतलब खुश नहीं है। बिरला जी की अब छवि की लड़ाई है, तो छवि के हिसाब से वो जो है इस बात से खुश तो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर करता है वो कार्यकर्ता कि भाई कि क्या करें भैया जी, मजबूरी है, हम तो मोदी जी के साथ। और ये बात आरएसएस का कार्यकर्ता हमेशा बिरला जी की के बढ़ते वर्चस्व से मनी मन खुश नहीं है, वो नाराज भी है। लेकिन ले लेकर के फिर वही मोदी जी वाला फैक्टर जो आता है, तो वो एक हो जाता है, फिर बीजेपी के पक्ष में आ जाता है। वो प्रॉब्लम ये जी है। और जी। मुझे भी तो चुनाव मोदी फैक्टर, मोदी फैक्टर है। पिछले 2,79,79,000 से वोटों से जीते थे, और इस बार ये अंतर कम होगा या ज्यादा होगा? अब जब लोकसभा चुनाव के प्रचार की धुरंधर प्रचार पीक पर आने लगेगा, तब जाकर के स्थिति काफी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो अंदरूनी बात है, मुझे लगता नहीं प्रहलाद गुंजल के साथ जो तमाम बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो उनका उनका बहुत मुस्तैदी के साथ समर्थन करता आ रहा है, वो उनके साथ मतलब 100% उनके साथ जुड़ेगा। मुझे ये असंभव सा जी, तो ये यही देखना है कि भले ही ओम बिरला के बढ़ते कद से वहां पर स्थानीय जो राजनीति में वहां के बीजेपी के जो नेता है, लीडरशिप है, वो भी खुश नहीं है। और प्रहलाद गुंजल निकल ही गए हैं। कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, लेकिन उस कांग्रेस के वोट बैंक में एक बड़ा नाम है शांति धारीवाल। गोविंद चतुर्वेदी जी, शांति धारीवाल भी ओम बिरला के पक्ष में खड़े होंगे या अपनी पार्टी के? सवाल ये है। नहीं, शांति धारीवाल जी का जो रिएक्शन अगर आपने देखा हो, सब साथियों ने देखा ही होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, पार्टी का जो निर्णय है वो मुझे मंजूर है, तो वो पार्टी के निर्णय के साथ तो होंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसमें बहस नहीं है। लेकिन जो ओम जी कह रहे थे वो इशू अपनी जगह है, और वो शायद हर पार्टी और हर ऐसे मौके पर जब दल बदल वाले कैंडिडेट आते हैं तो हर कैंडिडेट के साथ वो इशू होता है कि पार्टी कैडर कितना किसके साथ जुड़ पाता है, नहीं जुड़ पाता है, वो इशू हमेशा रहता है। तो वो कैडर पे डिपेंड करेगा, पार्टी के पर
लेकिन अगर धारीवाल जी की आप बात कर रहे हैं तो वो एक लाइन में कह चुके, और नेचुरली उनका जो कमेंट आया था उसमें एक डिस्प्लेजर तो दिखता था, और वो स्वाभाविक है, वो डिस्प्लेजर वो स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अस्वाभाविक हो। लेकिन ओम बिरला से उनकी दोस्ती भी है, दोस्ताना भी है जो गोविंद चतुर्वेदी जी। नहीं, मिरिंदा से मीना जी देखिए, वो दोस्ताना वोटों पे कितना होता है वो हमेशा आप और हम सब सुनते रहे हैं, ओम शांति का नारा, लेकिन असल में ग्राउंड पे कितनी वो होती है, कितना होता है। और मुझे नहीं लगता कि एन चुनाव के मौके पे जाकर के कोई आदमी अपने राइवल कैंडिडेट को या राइवल पार्टी के कैंडिडेट को वोट शिफ्ट कराने की बात सोचता हो या करता हो। उसमें मेरे को मतलब फर्स्ट हैंड में ओम जी और धारीवाल जी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल कर रहा हूं कि वो शायद बहुत मुश्किल होता है किसी भी पार्टी नेता के लिए। जहां तक दोनों के संबंधों की बात है तो मैं राजनीति में उस धारा को समर्थन करता हूं जो कम से कम राजस्थान में आजादी के बाद से आज तक चलती रही। राजनेता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जरूरी थोड़ी है कि उनमें कुत्ते बिल्ली की तरह का बैर हो, क्यों होना चाहिए। अभी अनूप जी बैठे हैं और हितेंद्र जी बैठे हैं, तो दोनों पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और दोनों को यहां बैठ के जितना अपनी पार्टी को डिफेंड करना चाहिए, तबीयत से करना चाहिए। लेकिन वो डिफेंड होकर के यहाँ के बाद जब दोनों मिले बाहर, तो वो लड़ाई हम विधानसभा में आपने भी देखा होगा, हमने सबने देखा है, मुनीष जी भी पुराने हैं, तो सब लोगों ने हमने देखा है कि विधानसभा में भैरू सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, परशुराम मदेरणा जितने भी होते थे, इवन आप पहली स्पीच अशोक जी की उठा के उस विधानसभा की अगर देखेंगे तो भैरू सिंह जी ने फर्स्ट जब 98 में गवर्नमेंट बनी और 99 में पहला सेशन हुआ, तो भैरू सिंह जी ने जो फायर किया वो मतलब बिल्कुल ऐसा था कि सीमा के बाहर जाके लगता था, और उसका जवाब जो अशोक जी ने दिया वो बिल्कुल ऐसा था कि, और उसके बाद जब दोनों मिले और बाद में मिलते रहे, तो मतलब मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती कि नेताओं के आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए, रहने चाहिए। सुखाड़िया जी को आप जाके देखिए, सुखाड़िया जी ने तो जो मतलब जर्नलिस्ट की बात है वहां, तो कि जर्नलिस्ट जो बिल्कुल उनके खिलाफ लिखता था, मुनीष जी ज्यादा जानते होंगे, और जब उसकी बच्चियों की शादी हुई तो वो इन एब्सेंस ऑफ डेड जर्नलिस्ट, मुझे नाम एक साथ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, वो उनके घर गए और घर जाके मोतीलाल वर्मा, भगवान जी, वो नाम आप भानु मेरे जी को के घर रिकॉल जाते नहीं थे आ वो तो, और वो तो जाके भानु जी उन्होंने से कहा जो कि वो तो अपना पागल है, अपनी उसको तो कुंडली करने दो। दिखवाते थे भानु जी से। वो कहते थे कि जो लिख रहा है वो लिखने दो, वो करने दो, उसका काम उसको करने दो, अपने तो बच्चियों की शादी करो, मेरे लायक कोई काम, और जो उनको करना होगा वो उन्होंने किया होगा। तो ओम जी और धारीवाल जी के रिश्तों पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं उस धारा को सपोर्ट करता हूं कि रिश्ते राजनेताओं के अच्छे होने चाहिए, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। निश्चित रूप से, लेकिन उन रिश्तों का चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ता है, और उससे लोकसभा के इस जंग में किसको लोकसभा पहुंचने का मौका मिलता है। 18वीं लोकसभा बड़ी दिलचस्प होने जा रही है, कोई भी उसका स्वरूप हो, लेकिन अब तक की लोकसभाओं से वो कई मायनों में अलग होंगी। ऐसे में सवाल ये है कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष क्या वापस वहां पहुंच पाएंगे। अनूप ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ पर जितने मतलब शांति धारीवाल जैसे नेता वहां पर हैं, लेकिन आप बाहर से लेकर आए और उसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट को ही आपने बीजेपी के सामने, ओम बिरला जी के सामने खड़ा कर दिया है। कितना आप बीजेपी के वोटर को अपनी तरफ ला पाएंगे, कोई कैलकुलेशन आप लोगों ने भी की होगी। इस वक्त कोटा के हालात क्या है, क्या स्थिति है, कांग्रेस पार्टी के कितनी नियंत्रण में है? देखिएगा मीना जी, विगत जो चुनाव था उसमें 19,48,000 वोट थे, 70% मतदान हुआ था, 13,67,000 वोट पड़े थे, तो 5,20,000 कांग्रेस को मिले थे, 8 लाख समथिंग ओम बिरला जी को मिले थे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा कि जब विधानसभा का चुनाव था तो 8 विधानसभा पे जो विधानसभा चुनाव में सीधे नरेंद्र मोदी जी मैदान में थे। उन्होंने कहा जो ये गारंटी है ये नरेंद्र मोदी जी की है, और उन गारंटियों के बावजूद भी हाड़ौती के अंदर और इस लोकसभा के अंदर हमारे पास अभी 4 विधानसभा है। 4 विधानसभाओं में अनुपातिक तौर पर आप देखिएगा, बूंदी की जो 2 विधानसभा सीट है, प्रॉपर बूंदी में 1 लाख
1000 वोट हरिवंश शर्मा जी को मिले और 81,000 बीजेपी के अशोक डोगरा जी को मिले। तो वहां भी हम करीब 19,000 से प्लस में रहे। केशोराई पाटन विधानसभा में अगर हम आ जाते हैं तो केशोराई पाटन विधानसभा का जब हम देखते हैं तो राकेश बोयत वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार थे, कांग्रेस के बागी थे, 11,000 12,000 वोट उन्होंने भी लिए थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने वहां से लगभग 1,01,000 वोट मिला सीएल प्रेमी जी को और 84,000 वोट मिले चंद्रकांता मेघवाल जी को। तो वहां भी हम लोग जीते हैं, अच्छा वोट कांग्रेस को मिला है। वहीं हम आ जाते हैं पीपलदा विधानसभा क्षेत्र। तो पीपलदा विधानसभा एवरेज जो अनुपात हम वोट का देख रहे हैं तो टोटल इस बार करीब आप ये देखिएगा कि करीब 1.5 लाख से अधिक वोट बढ़े भी हैं, युवाओं का वोट भी जुड़ा है। और उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही वोट मिल जाएगा तो मैं समझता हूं फूल की भूल करते करते देश और प्रदेश के लोगों को 2 टर्म हो गया, सब जवाब दिखाए गए, ऐसा होगा वैसा होगा, सबको 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, महंगाई कम होगी, सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। और हाल ही में मोदी जी ने जिन मुद्दों पे चर्चा की थी, जो गारंटियां दी थी, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, क्रियान्विति नहीं हो पाई है। पहले भी मैं कई बार कहता रहा हूं कि जो योजनाएं अमल में थी उनमें भी कटौती हुई है, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की, कई सारे क्षेत्र में जो थी। तो मैं समझता हूं सबका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस इन पर्टिकुलर कोटा बूंदी लोकसभा में कांग्रेस का वोट तो मजबूत है ही सही। कांग्रेस में अभी भी हम देखें तो हमारे पास 8 में से 4 विधानसभा हम अच्छे वोट से जीते। अनूप जी, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कोई भी समानता अक्सर नहीं होती है, ये हम पिछले कई चुनावों के उदाहरणों को देख सकते हैं। तो इसलिए हम विधानसभा के आधार पर लोकसभा की तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से विधानसभा में आपको मिले वोट बैंक के आधार पर आप अपनी तैयारी को मुस्तैद, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मीना जी, मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाना है तो राजस्थान की विधानसभा में वसुंधरा राजे जी को दरकिनार किया गया था और नरेंद्र मोदी जी खुद पिक्चर में आए थे कि गारंटी मोदी जी की है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आकलन कर रहे हैं लोग इस बात का। नहीं, निश्चित रूप से, और अभी भी मोदी जी का ही चेहरा है अनूप ठाकुर जी। सवाल तो ये है कि अभी भी सामने मोदी जी वही बता रहा हूं, उनके चेहरे के बावजूद अभी लोकसभा की जंग है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के फर्क को इस देश का मतदाता बहुत बेहतर ढंग से समझता है। मतदाता बहुत ज्यादा जागरूक भी है हमारा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी तब भी 25 की 25 सीट दिल्ली में मोदी को मिली, राजस्थान से पूरी 25 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती। सवाल ये है कि इस वक्त जो ये हैट्रिक की तैयारी में बीजेपी है, उसको रोकने की कोशिशों में आपकी जितनी रणनीति है, तमाम जो प्रयास हैं, उनमें आपको कहां सफलता मिलती है और आप कितनी बढ़त बना पाते हैं? सवाल ये है हितेंद्र शर्मा जी, बोलिए। पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अब राजस्थान से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली नहीं है। और जिन जटिल सीटों पे आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे आरएलपी से हनुमान बेनीवाल वाली सीट हो या वो हो, कई सारी सीटों पे हम लोग समीकरण भारतीय जनता पार्टी के बिगाड़ने में कामयाब होंगे तय है। बल्कि इस बार हमें लगता है कि प्रदेश का मतदाता भी उन चीजों को समझ गया है कि 2014 में और 19 में जो गारंटियां थी वो गारंटियों पे बात नहीं हो पाई, विषयांतर कर रहे हैं, मुद्दों से भ्रमित कर रहे हैं, बात वहीं हो रही है। तो मैं समझता हूं कि इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को सीधा मिलेगा। जी 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 जी, ठीक है, मानते हैं आपकी बात। आरएलपी विधानसभा में क्या वोट प्रतिशत ले पाई है और लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर आपको कितना नुकसान पहुंचा पाती है, ये तो चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा। लेकिन सवाल ये हितेंद्र शर्मा जी, इस वक्त आपकी पार्टी का एक चेहरा जो मजबूत चेहरा था वो कांग्रेस पार्टी में चला गया है। आपकी रणनीति में कोटा के लिए कोई बदलाव कि भी उनके जाने से आप कहां से कितना बैलेंस करेंगे? बैलेंस की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोटा में पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी और रामनारायण जी मीणा विधायक थे, जैसा कि अनूप जी अभी सारी विधानसभाओं के आंकड़े यहाँ दे रहे थे, तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि रामनारायण जी 15,000 कुछ वोटों से पिछला चुनाव विधानसभा का जीते थे 2019 में। सरकार भी कांग्रेस की थी, उसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जब वो खुद प्रत्याशी थे, अपनी ही विधानसभा से प्रत्याशी थे, उसके बावजूद उनकी विधानसभा के मतदाताओं ने उनको नकार दिया था और भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयी रही थी। जैसा कि अभी एक मुद्दा बड़ा चढ़ा के बताया गया, सभी लोगों ने एयरपोर्ट का जो मुद्दा रहा, मैं एयरपोर्ट के मुद्दे पे आप लोगों के सामने कुछ बिंदु तथ्यात्मक रूप से ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब पिछली सरकार में एयरपोर्ट के लिए जमीन मांगी गई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो 440 बीघा हेक्टेयर जमीन झाकमुड़ गांव जो कि फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, वहां पर 440 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई, जिसमें से मात्र 36 हेक्टेयर जमीन नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज थी। उसके डाइवर्जन के 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार को जमा कराने थे, क्योंकि राज्य सरकार को ही एयरपोर्ट के लिए जमीन, एयरपोर्ट अथॉरिटी को बाहर विहीन जमीन देनी रहती है, मगर इन लोगों ने मात्र 21 करोड़ रुपए जमा कराए और वो भूमि जो है केंद्र सरकार को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं मिल पाई। उसके बाद जब वहां पे जो हाई टेंशन लाइनें जारी है उसको हटाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की थी, वो भी इन्होंने नहीं करा, और उसको हटाने के जो 47 करोड़ रुपए जमा होने थे वो भी नहीं कराए। हमारी सरकार पिछले 15 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ और 22 दिसंबर को वो जो बची हुई राशि थी वो जमा करा दी गई। वहां से टीम आ गई सेंट्रल से और वो टीम यहाँ पर पूरा जानकारी ले गई। अब 2 वर्ष के अंदर अंदर में एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट कोटा में बनकर तैयार होगा, ये हम दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहे हैं। पिछली बार जो ये नहीं हो पाया उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है। ये तो एयरपोर्ट पे जवाब हुआ। दूसरा जवाब ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बीजेपी का तो आज तक का इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ से जो भी छोड़ के गया है या तो वापस आना पड़ा है या उसकी राजनीतिक अंत होगी, राजनीतिक हत्या हो गई है। इसके बड़े बड़े उदाहरण रहे। कांग्रेस आजादी के बाद से अब तक ABCD XYZ जाने कितनी कांग्रेस बन गई, कई सारे नेता इनके सफल हो गए, मगर हमारे यहाँ आज तक भी कोई संगठन से अलग जाके सफल नहीं हुआ। जो ये बता रहे हैं तो मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, कोटा से हमारे अनुज ठाकुर यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री जी के खास व्यक्ति रहे धारीवाल जी के, धारीवाल जी चुनाव प्रचार नहीं होंगे। हितेंद्र जी, विधानसभा के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को आपकी ही पार्टी ने किनारे बैठा दिया। जो यहाँ पर हमने कोटा से ओम कटारा जी से सुना कि RSS और बीजेपी के दूसरे नेता भी, गुंजल के अलावा भी काफी हैं जो ओम बिरला के बढ़ते कद से परेशान हैं, उनके परिवारवाद से चिंतित हैं, बीजेपी के बाकी लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, इस बात को लेकर आपत्ति है। आपको भी जानकारी तो होगी इन सब बातों की। नहीं, यहाँ पे कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो हमारे यहाँ संगठन और पार्टी तय करती है, हम सब कार्यकर्ता उस लाइन पर चलते हैं। मैं तो कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं बड़े भाई अनुज जी, उनसे पूछना चाहूंगा कि धारीवाल साहब कब आएंगे प्रचार करने? धारीवाल साहब क्यों नहीं आ रहे कोटा? अब तो टिकट डिक्लेयर कर दिया कल कांग्रेस ने, धारीवाल साहब कब आएंगे प्रचार करने, बताएं। हितेंद्र जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप चिंता न करें। धारीवाल साहब ने बयान भी दे दिया है और आप जिस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में भी आप चुनाव बयानों पे नहीं चलता, चुनाव जमीन के धरातल पे काम करने से चलेगा। आप बोल लिए ना, आप सुन लीजिए। आप देखिएगा, कांग्रेस सरकार बड़ी गंभीर थी एयरपोर्ट के मामले को लेके, और जो जमीन का चयन हुआ, चिन्हित की गई, आपको भी जानकारी है मीना जी, इस विषय पे पहले भी चर्चा हुई। कांग्रेस राज में ही वो जमीन दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा ऐसी थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तभी एयरपोर्ट बने। एयरपोर्ट के विषय पे सम्माननीय सांसद महोदय पूर्व में भी ये कह चुके थे कि अगर सरकार हमारी रहेगी और हम एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट नहीं बना तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कई तरह की तमाम बातें हुई। और आप देखिएगा ERCP के मामले में भी गजेंद्र सिंह जी ने पहले पे नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उनको समझ आया कि प्रदेश की जनता के लोगों का, 13 जिलों के लोगों का कंठ सूख रहा था। तो मैं समझता हूं कि ये इनको जब कांग्रेस की सरकार थी तो द्वेषतापूर्ण रवैया केंद्र सरकार, राजस्थान की सरकार के साथ अपना रही थी। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि कोटा में, आपके कहने का मतलब है कोटा में एयरपोर्ट कांग्रेस की सरकार
की वजह से जमीन का चयन कर दिया और खाते में दर्ज कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय हो गई। ये यूआईटी का रिकॉर्ड सुनिश्चित कर देगा और बता देगा। हम इस एक विषय पर कई सारे मुद्दे केंद्र सरकार के हैं जिसपे एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात नहीं है। केंद्र सरकार में सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे वादे देश प्रदेश की जनता के साथ किए थे। महंगाई का हो, रोजगार का हो, किसानों के एमएसपी का हो, 2022 स्विस बैंक से कई नेताओं के पैसे स्विस बैंक से पहले चिट्ठे जारी करने का हो, लेकिन वो एसबीआई के बॉन्ड के चिट्ठे जारी करने से डरते रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद वो चिट्ठे जारी कर पाए। तो इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। प्रदेश की जनता, देश की जनता, कोटा की जनता बता देगी। मैं आरोप प्रत्यारोप करूं तो प्रहलाद कुंजल जी भी कोटा कांग्रेस के और बीजेपी में अब कांग्रेस के मजबूत नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में हितेंद्र जी भी बैठे हैं। शासन का चुनाव भी प्रहलाद कुंजल लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। और बात आप धारीवाल साहब की कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि 1984 में वो खुद लोकसभा के सदस्य रहे हैं। धारीवाल साहब निष्ठावान कांग्रेसी और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए काम करेंगे, प्रचार में भी आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। उनके बयान आपने देख लिए, लोगों ने पहले बयान कांग्रेस के लिए खड़ा होकर। हितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले डॉक्टर मुनेश अरोड़ा के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, कोटा में एक तरफ लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, भले ही वो लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले उनकी स्थितियों में राजस्थान में बीजेपी की भीतर की जो आपसी क्लेश थी, वसुंधरा खेमा, वसुंधरा विरोधी खेमा, और जिस तरह से पहले वो वसुंधरा राजे के खासम खास हुआ करते थे, उसके बाद एकदम उन्हें किनारे कर दिया गया था। उसके बाद वो लोकसभा अध्यक्ष बनकर पूरे देश की सुर्खियों में, हेडलाइंस में आए और लोकसभा अध्यक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी से बीजेपी बड़ी संतुष्ट नजर आती है। तो एक बड़ा कद हो चुका है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। अब ओम बिरला के सामने प्रहलाद कुंजल, भले ही जब हम राजस्थान की राजनीति में लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले की बात करें तो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले थे, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में प्रहलाद कुंजल लोकसभा अध्यक्ष के रास्ते में कितनी अड़चन पैदा कर पाएंगे? मीना जी, सबसे पहले तो आपने जो आज इशू लिया ओम बिरला का, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो मोदी की आंख नाक कान है। इस समय पूरा 5 साल उन्होंने एज ए लोकसभा अध्यक्ष संभाली है। पूरे भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे रही सरकार के कई मामले में। मगर जो इशू संसद के अभी जो लोकसभा चुनाव के लिए है, उसमें प्रहलाद कुंजल का उन्हीं से अलग होना नेचुरली डेंट करेगा। बिरला जी खुद महेश्वरी समाज से आते हैं और कोटा में सबसे ज्यादा एजुकेशन सेंटर महेश्वरी समाज के ही हैं, आप देख लीजिए। और जितने बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं वहां पे, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है वहां पे। भले मेरे दोनों साथी नहीं बोले, गोविंद जी इस बात से तायद करेंगे कि पिछले चुनाव के पिछले विधानसभा में कटारिया जी ने रो के ये बात कही थी। वो रो पड़े थे इस बात को लेकर कि जो एसओजी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, सेंटर्स में वो हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। तो वो जो जांच है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोटा के सेंटर उसके लिए अंदर इन्वॉल्व है, ये मेरा आशय नहीं है। मेरा आशय ये कि जिस तरह से वहां प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिस तरह से कोटा की छवि पूरे देश में खराब हो रही है, वो एक बड़ा इशू इलेक्शन में बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात रही स्थानीय मुद्दों में, तो शांति धारीवाल जी का एक बहुत बड़ा काम वहां पे है। बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा लगाया, उस शहर को सुंदर बनाया। बगैर रोड लाइट, कोई रोड लाइट नहीं है वहां पे, सीधा ट्रैफिक जाता है, सुंदरता है, चंबल रिवर फ्रंट वगैरह है। ओम बिरला जी को उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी, भले कितना भी कह दें शांति धारीवाल सामने नहीं आ रहे, शांति धारीवाल क्या भाषण करने आएंगे नहीं आएंगे, मगर कांग्रेस उसका क्रेडिट जरूर लेगी। रही चारों विधानसभा सीटें, 4 बीजेपी के पास है, 4 कांग्रेस के पास है, ये बिल्कुल सच है। नरेंद्र मोदी वापस वहां पे दम लगाएंगे, क्योंकि कोटा हारना मतलब नरेंद्र मोदी की पर्सनल हार होगी वो, क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके हार का बहुत बड़ा मायने जाता है। मगर मैं अपने भाई गोविंद चतुर्वेदी की बात करता हूं। आज मोहनलाल सुखाड़िया का उन्होंने उदाहरण दिया कि विपक्ष पहले साथ बैठता था,
विपक्ष और पक्ष के अंदर एक दोस्ती होती थी, मगर आज उसको क्रश किया जा रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं पिछली बार बोलना चाह रहा था मगर शायद माइक प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बात अटक गई थी। जिस तरह से केजरीवाल का जो इशू पैदा हुआ है, केजरीवाल का इशू वही इशू है उसी तरह का। भले मेरे एक साथी ने कहा था वहां पे, परसों मैं सुन रहा था आपकी बहस में, कि वो सिर्फ पंजाब में असर डालेंगे, वो दिल्ली में डालेंगे, राजस्थान में कोई असर नहीं होगा, या पूरे उसमें जो, मैं मानता हूं कि आप पार्टी का कोई असर नहीं होगा, मगर जिस समय आपातकाल लगा था और आपातकाल के बाद जिस तरह से विपक्षी दल जयनारायण उसके अंदर एक हुए थे और उन्होंने मिलकर मोरारजी देसाई के संगठन में, बाद में टूट गई वो एक अलग बात है, उसके अलग कारण हुए, मगर वो विपक्ष एकजुट हुआ और एक झंडे के नीचे आया। जनसंघ ने अपने आप को पूरी तरह से डिसॉल्व कर लिया था उस जनता पार्टी के सामने। तो ये जो स्थितियां आगे बन रही है, विपक्ष जो दायरा सहमा हुआ है, वो जो स्थितियां वो उनको एकजुट कर रही है, और वो जो एकजुटता है अगर वो बहुत ज्यादा सशक्त हो गई, बहुत ज्यादा कामयाब हो गए वो, तो वो एक कड़ी टक्कर लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 400 के टारगेट को देंगे। अब वापस हम राजस्थान में आते हैं मीना जी। ओम बिरला जी जो लड़ रहे हैं वहां से चुनाव, उसमें एक जो इंटरनल बीजेपी की राजनीति है उसको भी वो प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित करने का इन द सेंस ये है कि मीना जी, मैंने आपको याद है 20-25 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस युक्त भाजपा की बात मैंने कही थी, मगर आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने एक सोशल मीडिया पे ट्रोल होता हुआ एक फोटो देखा जिसमें कांग्रेस के हाथ में कमल का फूल था। कांग्रेस के हाथ में कमल का फूल था। व्हाट इट शोज, कांग्रेस इस चीज को बता रही है पब्लिक को कि कमल का फूल तो हमने ले लिया, हमारे हाथ में ही है कमल का, इनडायरेक्टली। तो जो इंडिकेशन मैं आपको देता आ रहा हूं शुरू से, इंडिकेशन उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि भले ही हाथ में कमल का फूल हो, गले में दुपट्टा तो कमल का है, जिस तरह से यहाँ हितेंद्र शर्मा जी ने ओढ़ा हुआ है, सबने गले में दुपट्टा वो डाल लिया है, तो पब्लिक तो वो देखे। मैं एक मिनट बात पूरी कर लूं मीना जी, बस 2 लाइन की बात और रह गई है। जी। जैसे राजसमंद की बात कर रहे थे, राजेंद्र राठौड़ आएंगे, सतीश पूनिया, मैंने रणजीत सिंह भिंडर के लिए कहा था मिलेंगे, टिकट दे दिया विश्वराज सिंह जी की वाइफ महिमा कुमारी को। उनके हस्बैंड तो है नाथद्वारा से एमएलए, वाइफ अब लड़ रही है राजसमंद से लोकसभा का चुनाव। अब सारे रजवाड़े उसमें आ गए, जितने भी रजवाड़े हैं सबको टिकट मिलता जा रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का खुद का कार्यकर्ता है वो कहाँ जाए, वो किससे टिकट मांगे? वैसे जैसे आप दौसा को देख लो या और सीटों पे देख लो, हालात चुनाव आपके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मीना जी। और जो हम जो आप डिस्कस कर रही हो ना, और अगर ये आंकड़ा जो 400 पार, 300, 350, 370, ये जो सपने देखे जा रहे हैं या ये जो दावे किए जा रहे हैं, या बीजेपी जो इस वक्त बहुत मजबूती से खड़ी हुई है और उन्हें लगता है कि उनकी मजबूती से ये आंकड़ा वो टच कर लेंगे, खुदा न खास्ता अगर ये आंकड़ा टच नहीं होता है, बीजेपी के लिए बोल रही हूँ ये बात, तो ऐसी स्थिति में अगर 275, 80 और उससे ऊपर थोड़ा सा मान लें, तब तो स्थिति बीजेपी के भीतर ही जो चारों तरफ इस तरह से आग थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, फैलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल मीना जी, बात तो ये है कि बीजेपी को, जहां तक मेरे ओपिनियन है, जिस तरह से मोदी जी का रथ चल रहा है, सरकार तो बना लेंगे, सरकार बनाने में तो बहुत ज्यादा वो नहीं पड़ेगा, मगर जो 400 का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा डाउटफुल होता जा रहा है। 400 के आंकड़े को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है। और दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस के लोग बराबर ज्वाइन करते जा रहे हैं और जो हालात बनते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी में सोचना पड़ेगा कि आज की एक नई खबर अभी मैं आधा घंटे पहले ही सुन रहा था कि कांग्रेस के नेता गए थे ज्वाइन करने और बीजेपी में कोई ज्वाइन कराने ही नहीं पहुंचा। उसमें कोई पूर्व विधायक का नाम भी था, रजौरिया वगैरह, पता नहीं क्या नाम थे, मैं जल्दी में था, आपके इससे आना था।
तो ये क्या स्थिति है? कांग्रेस के लोग ज्वाइन करने गए और उनको ज्वाइन ही नहीं करवाया बीजेपी के लोगों ने। 10-15 दिन। चतुर्वेदी साहब, आपको मालूम हुआ ज्यादा इशू? जी जी। तो ऐसे में डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, एक तरफ बीजेपी के भीतर की जिस तरह की तस्वीर रोहन कटारा जी ने वहां से बताई थी, गोविंद चतुर्वेदी जी, वाकई में बीजेपी की आज जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति है, आज बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, राज परिवारों का जिस तरह से बीजेपी में मतलब हद हो गई। राजसमंद में आपने विधायक की पत्नी को मैदान में उतार दिया, आपके पास कैंडिडेट नहीं है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। वैसे ही जो यहाँ सवाल ग्राउंड रियलिटीज है कि भाई ओम बिरला जी इतने ज्यादा अब निश्चिंत हो गए हैं कि अपने परिवार और अपने कुनबे को ही सब कुछ फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं, तो बीजेपी के वर्कर के भीतर स्वाभाविक है आक्रोश आना, निराशा आना या विद्रोह के बीज कहीं भीतर ही भीतर उगना। तो क्या वो प्रहलाद गुंजल के साथ कुछ बीजेपी के विरोध में ओम बिरला के लिए परेशानी बढ़ाने में कारगर हो सकते हैं? गोविंद चतुर्वेदी। मीना जी, दो सवाल हैं आपके, एक कोटा का ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल, और दूसरा बीजेपी का ये राजसमंद से जोड़ करके परिवारवाद। और ये जहां तक कोटा की बात है, कोटा में देखिए बहुत सबको ये स्वीकार करना होगा और करना चाहिए, जो सच्चाई है कि ओम बिरला ने अपनी हैसियत वहां एक कार्यकर्ता के रूप में अच्छी स्थापित कर रखी है। आम जनता के बीच उनकी अपनी एक अच्छी छवि है। लेकिन दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल को अगर आप देखेंगे तो वो एक लड़ाकू के तौर पर, लड़ाकू मीन्स कोई मैं लड़ने भिड़ने की वैसे फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक फाइटर पॉलिटिशियन के तौर पे बीजेपी में ही एस्टेब्लिश हुए, और आज वो हथियार बीजेपी का कांग्रेस के पास आ गया। तो निश्चित तौर पे इन दोनों की लड़ाई रोचक होगी, अच्छी होगी। दोनों के पास अपना आधार है। ओम जी के पास सर्व समाज का आधार है, उनके पास प्रहलाद गुंजल के पास जातीय के साथ दूसरे कितने आधार उनके साथ जुड़ते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो बात है कोटा की। अब दूसरी बात आपने जो राजसमंद से जोड़ के कही, वाकई में मतलब इस पे हितेंद्र जी को वही कहना चाहिए। मैं पहले कई बार कहता हूं कि पार्टी प्रवक्ता के तौर पे हर प्रवक्ता को वही बोलना चाहिए जो पार्टी कहेगी, और कहना भी चाहिए। लेकिन दिल में आज हर बीजेपी वर्कर के दिमाग में ये चीज है कि यार ये हो क्या रहा है। हम जितने भी लोगों से बात करते हैं वो सब ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये 400 पार की है, बाकी तो बाद में फिर सब पार हो जाएंगे। लेकिन वो एक हंसी मजाक की बात छोड़ दें अपन, तो बीजेपी के हर आदमी को ये तो लग ही रहा है कि यार ये बाहर से लोग, अब परिवारवाद की मान लीजिए, अब हितेंद्र जी इसका क्या जवाब देंगे? हितेंद्र जी कुछ भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि राजसमंद में जितने भी लोग थे दावेदार, जिनमें बड़े बड़े नाम जो अपन ले रहे हैं, और ये सब अच्छे चॉइस थे, कोई भी हल्के नहीं थे। अगर दिया कुमारी जयपुर से जाकर के राजसमंद में जीत सकती हैं, तो राजेंद्र सिंह राठौड़ भी जयपुर से जाकर से या चूरू से जाकर जीत सकते हैं। उनकी उस तरह की वहां पे जीत सकते हैं, मतलब लड़ाई लड़ सकते हैं, अच्छी फाइट दे सकते हैं। जीत हार तो वोटर के ऊपर है, और उसको मैं 400 पार की बात करने वालों की तरह मैं नहीं कहता कि जीत ही जाएंगे। महिमा विश्वराज सिंह का क्या होगा ये वोटर को तय करना है। लेकिन बीजेपी के वर्कर के मन में वो सवाल तो, और उसी तरह से और भी दूसरे कई जो कैंडिडेचर आई हैं अभी इसी समय पे, वो परिवारवाद को तो, लेकिन इसके साथ में दूसरी बात मेरी जो मैं पहले कहता रहा हूं, मैं दोबारा दोहराता हूं कि मैं इसको महिमा विश्वराज सिंह के मामले में बिल्कुल अलग तरह का परिवारवाद है। न विश्वराज सिंह की कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, छोड़ दीजिए कि उनके ताऊ या पिताजी कौन कौन एमपी एमएलए रहे, लेकिन उसके अलावा उनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, मुनीश जी उसको बताएंगे कि कोई राजनीतिक लगाव या जुड़ाव या राजनीतिक पार्टियों से या सामाजिक कार्यों से जुड़ा होगा, वो अलग है। लेकिन राजनीतिक के तौर पे, पॉलिटिशियन के तौर पे राजस्थान या उदयपुर की जनता शायद विश्वराज सिंह जी को भी नहीं जानती थी, और महिमा विश्वराज सिंह को जानने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी अभी आई है अज्ञानता वो हो सकती है, लेकिन हमने कभी पॉलिटिशियन के तौर पे उनका नाम किसी जगह पे नहीं सुना। तो इस तरह के जब चीजें बनती हैं तो लोगों को फिर जवाब देना भी मुश्किल होता है, और
क्या इन चीजों के नतीजे होंगे? तो 400 पार वाली वो जो बात है, वो मुनीष जी जो कह रहे थे, आप जो कह रही थी, 400 वो पार है, जो भी 400 पार का नारा है, इसमें एक एक सीट की अहमियत है और एक एक सीट के लिए इस वक्त बीजेपी जंग लड़ रही है। उस एक एक सीट में कोटा की सीट भी काफी अहम है, इसलिए भी कि वहां पर जंग दिलचस्प है, इसलिए भी कि वहां पे कड़ी टक्कर है, इसलिए भी कि वहां पर वन साइडेड गेम नहीं है और इसलिए भी कि इस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष वहां से मैदान में है, इसलिए भी कि क्योंकि वहां पर बीजेपी का ही कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में आकर खड़ा हो रहा है। तो दिलचस्प होने के कई सारे कारण हैं। अब सवाल ये है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जब हम कोटा की मीना जी, बात करते हैं मीना जी, लोकसभा एक जी मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं कि मैं जी ये भी इसके साथ में जोड़ना चाह रहा था कि जब आप अपने एक कोटा की बात कर रहे हैं, इस समय कोटा मान लीजिए आपने स्पेसिफिक लिया होगा, लेकिन हम पूरे राजस्थान की अगर 25 सीटों की बात भी करें, जो मुनीष जी भी जिक्र कर रहे थे, तो इस बार केवल कोटा नहीं, इस बार राजस्थान की 25 में से कम 10 सीटें बहुत रोचक चुनाव वाली होंगी। नतीजा क्या होगा वो हम बार बार बात करते हैं कि आज की तारीख में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी आगे है, बीजेपी की वजह से बीजेपी आगे नहीं है। नरेंद्र मोदी, और मैं उस स्टैंड पर रहता हूं कि धर्म और ये जो 2-3 चीजें चली हैं, लेकिन वहां बीजेपी आगे दिखती है। लेकिन फिर भी इन 25 सीटों में से खास तौर पर ये जितने भी समझौते दोनों तीनों हुए हैं, सीपीएम के साथ, जी आरएलपी के साथ, उसको लोग, जी और मान लीजिए तीसरा बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो होता है अगर बाप के साथ बाप के साथ, तो इन 3 समझौतों से अलग अलग नजरिया देखने का हो सकता है। लेकिन मैं जिसको देखता हूं, और बहुत लोग मेरे साथ उसको देखते होंगे, कि इससे कंसोलिडेशन ऑफ अपोजिशन हुआ है, और वो मजबूती होगी फायदा कितना देगा वो अलग बात है, लेकिन उससे जो नुकसान होने वाला था कांग्रेस का वो रुका है। तो उस नाते से इन 8-10 सीटों पर लड़ाई 2014 और 2019 जैसी शायद नहीं होगी, उससे ज्यादा स्ट्रोंग होगी। जी पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा की एक भी सीट नहीं है, तो ये स्वाभाविक भी है कि लोकसभा की सीट किसी भी तरह हासिल करने के लिए पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाए। अब उस ताकत में सवाल ये है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कि एक तरफ तो पार्टी का चेहरा, प्रधानमंत्री, उनके काम, ये सब है, दूसरी तरफ विपक्ष का अलायंस, ये सारी बातें हैं। तीसरा मुद्दा है उस लोकसभा क्षेत्र को क्या मिला। ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने क्षेत्र को क्या दिया, जब इसकी भी चर्चा होगी, इस पर भी बात होगी, तो क्या कोटा की जनता उससे संतुष्ट है, ये भी तो जनता अपने आप से सवाल करेगी। आपने जो स्टूडेंट्स का मुद्दे की बात कही है डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, स्टूडेंट्स ज्यादातर उसमें बड़ी संख्या राजस्थान के बाहर से भी आने वाले हैं, वो राजस्थान के वोटर नहीं है। ऐसे में वो विषय वहां के वोटर को कितना इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी सवाल है। मीना जी, मैं एक चीज बता दूं, मौत कहीं भी हो वो आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है। मौत जिन बच्चों की हुई है वो किसी के घर में रह रहे थे, किसी हॉस्टल में रहे थे, कहीं खाना खा रहे थे, कहीं वो आ जा रहे थे, किसी टीचर से वो जुड़े हुए थे। खाली एक स्टूडेंट वहां का वोटर नहीं है, मगर वो वहां की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा था, वहां के लोगों को रोजगार दे रहा था। स्टूडेंट वहां रहकर वहां की एक जो आम पब्लिक है उससे जुड़ भी रहा था। अगर उसकी कहीं मौत होती है तो वो एक चर्चा का विषय बनता है। और जो विधानसभा में गुलाब जी रोए थे और उन्होंने बार बार कहा था कि इनके लिए कानून बने इंस्टीट्यूट के लिए, और कोई कारण था कि प्रोटेक्शन था उनके ऊपर, जो आज तक पूरी तरह से इंस्टीट्यूट बिल्कुल बगैर कानून के चल रहे हैं, उनपे बच्चों पे इतना प्रेशर आ रहा है। ये मुद्दा जरूर बनेगा मीना जी, और आज नहीं बना तो कल बनेगा, मगर ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये जानों का सवाल है, इंसानी जिंदगी का सवाल है, सपनों से जुड़ा हुआ। तो बच्चा बिहार से आता है, बंगाल से आता है, गुजरात से आता है, महाराष्ट्र से, गोवा से पढ़ने आता है, और वहां उसकी जब लाग जाती है ना, तो मीना जी जानिए उसके परिवार पे क्या बीतता है। लोग अपनी खेती की जमीनें बेच बेच के पढ़ने भेजते हैं कोटा के अंदर लोगों को, और फिर जो होता है ना वो बहुत दर्दनाक है। और जहां तक बिरला जी की और शांति धारीवाल की बात की जाए तो मेरे दोनों प्रवक्ता साथी
मानेंगे कि शांति धारीवाल ने बहुत कुछ दिया है कोटा को। वो यूडीएफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ओम बिरला ने अपने लेवल पे कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कंपेरेटिवली कांग्रेस ने, शांति धारीवाल जो पावरफुल थे, उन्होंने बहुत कुछ किया। मगर पिछली बार जब एक बात उठा दी थी, मर्दोवा के प्रदेश वाली, मीना जी आपके इसी उसमें आया था, वो भी धारीवाल साहब की देन थी, उसकी भी निंदा वहां हुई है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा धारीवाल जी तो पहले ही कह चुके हैं कौन आला कमान, तो ऐसे में आला कमान के फैसले को कि वो प्रहलाद गुंजर को लेकर आए हैं, उससे उनका क्या मतलब रिएक्शन होगा, सवाल ये है। अनूप ठाकुर जी, धारीवाल जी अभी तक आप स्टेटमेंट का जिक्र आपने किया है, लेकिन धारीवाल जी की निष्ठा कहाँ है? धारीवाल जी की अब राजनीतिक इच्छाएं, राजनीतिक अभिलाषा और लोकसभा क्षेत्र कोटा को लेकर इस चुनाव में उनकी भूमिका, ये सब तो एक दूसरे से बहुत जबरदस्त ढंग से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी के साथ कितना खड़े होते हैं, ये आप लोगों को तय करना है, और इससे आपका लोकसभा में प्रदर्शन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। मैं बीच में डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आपकी बात वापस आऊंगी आपके पास। देखिए मीना जी, अभी चर्चा चल रही थी, मुनेश अरोड़ा जी भी कह रहे थे, गोविंद चतुर्वेदी जी भी कह रहे थे कि पक्ष और विपक्ष के लोगों का आपस में साथ बैठना, विचारों का आदान प्रदान होना, चर्चाएं होना, संवाद होना एक अच्छे लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यक है। और ये कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार का जो रवैया चल रहा है, ये राज परिवारों का, इनका बेचारे भाजपा के कार्यकर्ता और ये लोग कहते तो हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बड़ा कुंठित पीड़ित महसूस करता है कि नरेंद्र मोदी जी एक तानाशाह शासक की तरह हैं, एक हिटलर की तरह हैं। किस सेंस में मैं कहना चाहता हूं कि वो राज परिवार का भारतीय जनता पार्टी के विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों में उसका कोई योगदान नहीं रहा होगा। अब राजतंत्र और लोकतंत्र का युद्ध है ये। हम लोकतंत्र बचाने के लिए एक गठबंधन जो बना है, पूरे एक विचारधारा के लोग 65% देश के वो राजनीतिक दल यूनाइटेड हो गए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जहां लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। तो उन हालातों और परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो एक अच्छा लोकतंत्र के लिए संवाद होना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वो खुद कांग्रेस के कार्य की तारीफ भी क्या करते थे, उनकी क्लिपिंग भी है। वो कहते थे कि मैं 70 वर्षों के कांग्रेस के कार्य को नहीं करना चाहता। अनूप जी, इन सब वृत्तांतों के साथ शांति धारीवाल की भूमिका की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में रहिए, वर्तमान आज शांति धारीवाल की भूमिका क्या रहेगी? आज शांति धारीवाल जी, इसका जवाब तो निश्चित रूप से वो खुद भी देंगे, लेकिन उनके विचारों को जो मैं समझता हूं, उन्होंने जो बयान दिए हैं, उनकी जो बात है, और उनको जो मैं लंबे समय से कांग्रेस के साथ मैं देख रहा हूं, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। वो बयान भी दे चुके हैं। जितेंद्र शर्मा जी को बड़ी आपत्ति है आपकी बात से, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं भी लोकसभा में साथ हैं। जितेंद्र शर्मा जी को ऐसे लग रहा है शांति धारीवाल जी उनके लिए बैटिंग करेंगे, वो इतना मुस्कुरा रहे हैं। जितेंद्र जी, क्या आपकी कोई बातचीत हो गई है क्या? नहीं, मैं एक मिनट कह रहे थे, गोविंद चतुर्वेदी जी कह रहे थे एक फाइटर की, एक लड़ाकू की आइडेंटिटी प्रहलाद गुंजल की है, इसमें कोई शंका नहीं है। उनकी वास्तव में एक फाइटर वाली आइडेंटिटी है, कार्यकर्ता के लिए लड़ना, संघर्ष करना, जमीन के नेता की पहचान होना, ये प्रहलाद गुंजल की अध्यक्ष है, और उसका उनकी लाभ राजनीति में मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लगातार विधायक चले आ रहे हैं, कद्दावर नेता, इसमें कोई संशय नहीं है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जी, अब आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा, जितेंद्र जी को बोल दीजिए प्लीज। मैं सिलसिलेवार सभी बातों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे मूल तो हम पे जो आरोप लगाया कि भाई यहाँ पे बिरला जी परिवारवाद करते हैं, बिरला जी का परिवार राजनीति में है, तो मैं यहाँ बैठे हुए हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता बड़े भाई से पूछना चाहूंगा कि बिरला जी के परिवार में से कोई भी व्यक्ति अभी तक किसी भी राजनीतिक पद पे, मैं कोट कर रहा हूं, किसी भी राजनीतिक पद पे पार्टी में और सत्ता में नहीं रहा आज तक। ये खुद इस चीज से कुंठित और पीड़ित रहे सभी कांग्रेसी मित्र 5 साल तक, जब धारीवाल जी
वो तो अपने जयपुर ही रहते थे, कभी कोटा आते ही नहीं थे। मगर उनकी अनुपस्थिति में धारीवाल जी का पुत्र, धारीवाल जी की पुत्र वधू, और फिर अभी कुछ समय पहले तो पोते का क्या नाम था अनुप जी, गर्वित धारीवाल, सारा परिवार टॉप टू बॉटम परिवारवाद किसे कहते हैं आप कांग्रेस में देखिए। कांग्रेस को अभी से पता है कि हमारा आने वाला नेता कौन होने वाला है। धारीवाल जी से पहले रिखत चंद जी धारीवाल, उनके बाद शांति कुमार जी धारीवाल, फिर अमित जी धारीवाल को लॉन्च करने की असफल कोशिश की गई, मगर अयोग्यता के चलते वो लॉन्च नहीं हो पाए। उसके बाद ओम कटारा जी ने कही थी, तो आप हितेंद्र जी ओम कटारा जी से पूछे, उनपे परिवारवाद वाली चर्चा ओम कटारा जी ने की थी। एक बार अनुप जी आप बीच में मत बोलिएगा। चर्चा चल रही है, पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चल रही है, राज परिवार पूरे प्रदेश में बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि परिवारवाद बीजेपी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दे दूं आपको, पूरे देश में कहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुत्रों को अब चुनाव लड़ा रहे। मैं इस चीज ओम कटारा जी के पास आना चाहूंगी। ओम कटारा जी, आपने परिवारवाद का यहाँ पर जिक्र किया। हितेंद्र जी प्लीज, आप दोनों का ऑडियो बंद है, ऑडियो म्यूट है आपका। ओम कटारा जी, आपने जिस परिवारवाद का जिक्र किया, हम जानते हैं कि उनके बेटे बेटी, कोई ऐसी स्थिति नहीं है उनकी पत्नी की जो कोई प्रमुख पद पे हो, लेकिन परिवार का मतलब सिर्फ बेटा बेटी और पत्नी ही नहीं होता है। परिवारवाद में बहुत कुनबा शामिल होता है। तो वो कौन कौन से बीजेपी के भीतर रोष और गुस्से के कारण है उनके परिवार के क्षत्रप, जरा विस्तार से बताइए ताकि हितेंद्र शर्मा जी और प्रदेश की जनता सुन सके। क्या? ओम कटारा जी, हेलो। हाँ बोलिए। ये परिवारवाद के कई मायने होते हैं, परोक्ष और अपरोक्ष परिवारवाद दोनों चीजें हैं। अब परिवारवाद का जहां तक सवाल है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चुनाव में देखिए ये फैक्टर भी चलेगा। खुद बीजेपी के जो माने हुए कार्यकर्ता हैं वो भी पर्दे के पीछे इस तरह की बात करते रहते हैं। एक मैंने कहा था कि यहाँ के सहकारी संस्थानों में, जैसे एक सहकारी संस्थान है कोटा भूमि विकास बैंक, उसमें तो बिरला जी के भाई राजेश बिरला वो चेयरमैन है और वर्षों से है। एक एजुकेशन से संबंधित सहकारी संस्था है, वहां पर राजेश कृष्ण जी बिरला की पत्नी लंबे समय से अध्यक्ष है। और उपभोक्ता सहकारी होलसेल भंडार है, तो उसमें बिरला जी के भाई, जो जिन्हें छोटे भाई साहब के नाम से भी संबोधित करते हैं, जो उनका एक पेट नाम है, वो अध्यक्ष हैं। तो मतलब तमाम कर्मचारी सहकारी सभा है, उस पर भी इन्हीं का कब्जा है। तो और कोई इन्हीं के में से, इनके साथ के जो कार्यकर्ता कहें या इनके नजदीकी लोग कहें, वो जब कभी मुखर होते हैं तो उन्हें बहुत तरीके से दबा दिया जाता है। इस तरह के आरोप लगते रहे और ले देकर के फिर वो का वही, मैंने आपको बताया था भारतीय हिंदू समिति का उदाहरण है, सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था है ये हाड़ोती, जो कोटा में है। पहले इसके बाकायदा चुनाव होते थे, टाइम टू टाइम अध्यक्ष बदलते रहते थे, और एक उसमें काव्य गोष्ठियां होना और साहित्यिक आयोजन होना, इस तरह के विभिन्न, मतलब ये एक उसका कलर था, जो लिटरेचर कलर था, साहित्यिक कलर था, वो कलर अब लगभग खत्म हो गया है। वहां पर भी बिरला जी के भाई जो हैं, जिन्हें छोटे भाई साहब के नाम से कहते हैं, वो अध्यक्ष हैं। इससे पहले राजेश बिरला जी अध्यक्ष थे, उनके छोटे भाई। तो कुल मिला के इस तरह का नेटवर्क इस तरह का बना लिया जाता है, कोई दूसरा उस पर अध्यक्ष नहीं सकता। तो सवाल ये है, अरे भाई आप नहीं तो कम से कम जो आपके विश्वस्त हैं, विश्वस्त कार्यकर्ता है आओ, तो उनको तो कम से कम बिठा सकते हैं आप, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। मतलब वर्चस्व, पूर्ण वर्चस्व वाली बात। अब ये मुद्दा चल रहा है अभी, प्रहलाद गुंजल इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। सवाल ये है कि चुनाव के वक्त ये मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा या नहीं रहेगा, ये अलग बात है, पर ये भी एक इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है।
जी। बड़ा मुद्दा तो है एक गाँव में। ओम कटारा जी, एक तो ओम बिरला का परिवारवाद कर सकते हैं। ओम कटारा हाँ, जी, दूसरा जो लोकसभा के मुद्दे, लोकसभा में और सांसद जो काम है, उन्होंने क्या-क्या काम कराए सांसद के रूप में, उनके द्वारा लोगों के काम होना और नहीं होना भी कोई मुद्दा है? मतलब इनके संस्थानों में नहीं, उनके संस्थानों में नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों के काम क्यों नहीं हुए, लोगों के काम के कोई इश्यू है, लोगों में इस बात की चर्चा है कि लोकसभा क्षेत्र में क्या काम किया ओम बिरला जी ने, तो लोकसभा के अध्यक्ष बने, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में काम क्या करवाया? काय में पूरे लोकसभा क्षेत्र में ओम कटारा जी। हाँ, लोकसभा क्षेत्र में, कोटाबूंदी लोकसभा क्षेत्र में ओम बिरला जी ने कामों का जहां तक सवाल है तो यह है कि जैसे उनके सांसद कोष से कई काम करवाए, संपर्क सड़कें हैं, छोटी सड़कें वगैरह बनवाना, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है सिंचाई वाला कि यहाँ पर जो चंबल का नहरी तंत्र है, चंबल सिंचित परियोजना, उसमें तेल तक पानी नहीं पहुंचता, तमाम तरह की प्रॉब्लम है, हजारों हेक्टेयर जमीन जो है सूखी पड़ी रह जाती है। उस मुद्दे को मीटिंग्स वगैरह में उठाते तो हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण समाधान नहीं हुआ। ये सारे किसान, यहाँ के करीब 5 लाख किसान है उस सिंचित प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, तो उनको मतलब वो परेशान है, उनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। पानी मिलता है पर कम से कम 2 लाख किसान तो वो सूखे का सामना करते हैं, उनके तेल तक पानी नहीं पहुंचता खेतों तक। तो ये सबसे बड़ी समस्या, पर इस समस्या का समाधान बिरला जी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो 12 करोड़ रुपए के नहरी तंत्र को पक्का करने के काम थे, वो भी सब भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, और उनका भी क्लियरिफिकेशन अभी तक के आरोप एक बहुत बिरला जी को लेकर। ओम कटारा जी, आप प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। अब बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। हितेंद्र शर्मा जी के पास पहले जा रही हूँ, उसके बाद डॉक्टर मुनीश अरोड़ा आपके पास आती हूँ। प्लीज हितेंद्र शर्मा जी, भ्रष्टाचार के आरोप भी ओम बिरला पर स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा लगते हैं कि पूरे कोटा को ओम बिरला ने अपना बना लिया है। कितना करप्शन हुआ है, पार्टी के भीतर भी बातें तो होती होंगी। कोई भी करप्शन का आरोप एक भी तथ्यात्मक रूप से विपक्ष के द्वारा आज तक कभी नहीं लगाया गया। बैठे हुए हमारे विपक्ष के मित्र कभी भी कोई भी आरोप बिरला जी के ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं लगाया हुआ। कटारा जी से आप अभी पूछ रहे थे डेवलपमेंट के बारे में, तो उस बारे में मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगा। कोटा बूंदी में 100 करोड़ की लागत से 64 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो आजादी के बाद से अभी तक नहीं हुआ था। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था कि ये जल स्रोत हैं जिनसे गांवों का जीवन स्तर सुधर सकता है। गांवों का वाटर लेवल, जो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है कि वाटर लेवल 400, 500, 700 फीट तक चला गया, वो सही हो सकता है। उसी की तरह रेलवे में 211 करोड़ रुपए लगाकर कोटा स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया और एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन यहाँ बना। डकनिया स्टेशन का यहाँ पे विस्तार किया गया। सोगरिया में नया स्टेशन यहाँ पे बनाया गया। पासपोर्ट ऑफिस, पूरे राजस्थान में अगर दूसरा कोई पासपोर्ट ऑफिस बना तो वो यहाँ पे बनाया गया। इस तरह से कई सारे ऐसे काम हैं जो बिरला जी ने यहाँ कराए। चिकित्सा के क्षेत्र में जब कोरोना काल चल रहा था तो ऑक्सीजन की जब किल्लत हो रही थी तो हमारे कोटा में ऑक्सीजन की ट्रेन मंगवाई, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर बनवाए गए। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा। मीना जी, सबसे बड़ी बात जो पासपोर्ट केंद्र की बात है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। उदयपुर में पहले पासपोर्ट केंद्र था, लोग उसको ट्रांसफर कर दिया गया था जोधपुर। लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। मेरे ही क्वेश्चन पर सुषमा स्वराज जी ने घोषणा की थी, विदेश मंत्री रहते हैं, कि उदयपुर को पासपोर्ट केंद्र दिया जाएगा। पूरे राज्य में एक हमारी बिल्डिंग थी जो हमने दी थी, उसको हमारे नगर निगम ने दी थी। आज उस पासपोर्ट केंद्र को उठा के कोटा ले गए ओम बिरला जी। उदयपुर में आंदोलन चल रहा है अब इस बात को लेकर के। उदयपुर के लोग लड़ाई लड़ रहे। उदयपुर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, इधर राजसमंद, सारे लोग उदयपुर आके पासपोर्ट बनवाते थे। राजस्थान में सबसे ज्यादा पासपोर्ट उदयपुर में बनते थे, और सिर्फ ओम बिरला जी, क्योंकि
लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने उदयपुर का पासपोर्ट के वहां ले जाकर रख दिया रीजनल पासपोर्ट के। तो हमारे साथ तो सबसे ज्यादा धोखा उदयपुर के साथ हुआ है। सुभाष नगर में उसकी पूरी बिल्डिंग बना के दी, सारी सुविधाएं थी, और उसके बाद यहाँ से पासपोर्ट के चला गया। बाकी तो वो बता ही देंगे, मगर ये एक वेदना है जो उदयपुर को ओम बिरला जी ने दी। जी जी, तो उदयपुर से जोधपुर तक इसका असर कितना होगा? पानी का मुद्दा जो है वो जो 2 लाख के करीब किसान बता रहे हैं कटारा जी, उनको कितना प्रभावित कर पाएगा? अलायंस इंडिया का जो हुआ है उसमें सीपीआई, आम आदमी पार्टी और आरएलपी मिलकर कितना ओम बिरला को डेंट कर पाते हैं? प्रहलाद गुंजल बीजेपी के ही उनके पूर्व में कड़े धुर विरोधी रहे, पार्टी के भीतर, अब पार्टी के बाहर आकर वो उनका कितना विरोध कर पाते हैं? लोकसभा की ये जो जंग है वो काफी दिलचस्प होने जा रही है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में। न्यूज़ 24 पर आज हमारे साथ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जमीन पर जो कुछ हो रहा है, धरातल पर जो कुछ दिख रहा है, उसे आपके सामने रखें। आप अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।